यार एक्सरसाइज थेरेपी ना वैसे तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। बट मैं इस वीडियो के अंदर आपका ये काम थोड़ा आसान करने वाली हूँ और आपको जितना एक्सरसाइज थेरेपी से डर लगता है ना, वो डर भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम के अंदर भूल कर भी नहीं छोड़ के जाने, उनको पढ़ के जरूर जाना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज थेरेपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर कवर करके जाने। अब देखो, एक्सरसाइज थेरेपी का जो सिलेबस रहता है ना, वो सबका वेरी करता है। किसी के कुछ सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स होते हैं और दूसरे सेमेस्टर में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, बट मोर और लेस जो आपका एक्सरसाइज थेरेपी का सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। तो जो आप अपना सिलेबस है ना, वो साथ में लेके बैठना, और जो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ ना, साथ के साथ वो जो टॉपिक्स हैं आपके, वो आपके सिलेबस में टिक मार्क करते रहना और वहाँ पे लिख भी लेना जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ उनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर पहले खुद देखे हैं और उनमें जो मुझे एक रेपिटेटिव पैटर्न दिखाई दिया है क्वेश्चंस का, उन्हीं के बेसिस में आपको बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज थेरेपी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इलेक्ट्रोथेरेपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसको भी जाके देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो एक्सरसाइज थेरेपी है वो पढ़नी कौन सी किताब से है, क्योंकि बहुत बच्चे ना डिफरेंट बुक्स यूज करते हैं कि हम यहाँ से नोट्स बना लें, वहां से नोट्स बना लें, पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है एक्सरसाइज थेरेपी की, उन्हीं पे जाके फोकस करना है और उन्हीं में से हमें सारे चैप्टर्स जो है हमारे सिलेबस के वो पढ़ने होते हैं। सो जो हमारी एक्सरसाइज थेरेपी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो है एक हमारी कैरोलिन किस्नर, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है और इसकी जो लैंग्वेज है ना वो भी बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रीड है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरी जो बुक है वो है डीना गार्डनर। सो ये दो बुक्स जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है आपके लिए। जितना भी एक्सरसाइज थेरेपी का सिलेबस होता है ना सारा, वो इन्हीं दो बुक्स के अंदर कंसंट्रेटेड है और कवर्ड है। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो रही है, जो कि बच्चों को होती नहीं है जल्दी से, बट अगर आप उन चुनिंदा बच्चों में से हो कि आपको और पढ़ने की इच्छा है, तो आप सिंथिया नॉर्किन के जो शुरू के 3 चैप्टर्स है ना वो पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपकी बेसिक नॉलेज रहती है ना, वो बायोमैकेनिक्स की बुक है नॉर्किन, तो उससे आपकी बेसिक नॉलेज है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी और आपको एक्सरसाइज थेरेपी और भी आसान लगने लगेगी। देखो, मेरा तो एक्सरसाइज थेरेपी ना बहुत एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और मुझे इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते थे और मेरे को पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें इतनी चीजें पढ़ने को, एक चीज पढ़नी शुरू करो दूसरे पे मन चला जाता है, फिर तीसरे पे चला जाता है, मतलब ऐसे कनेक्ट हो जाता है ना, एक बार समझ आने की देर होती है बस। तो मुझे तो ये पर्सनली सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। अब शुरू से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है या टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है इन योर एक्सरसाइज थेरेपी इज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। सो टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कह लो या टाइप्स ऑफ मूवमेंट कह लो। तो इसमें आती है हमारी PROM, एक्टिव ROM, जिनको हम फ्री एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, एक्टिव ROM को ही, और रेजिस्टेड ROM। इसमें बीच में एक एक्टिव रेजिस्टेड ROM भी आती है, बट उसको एक बार देख के चले जाना सिर्फ। अब ये जो 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, PROM, AROM एंड RROM, और इसके अलावा कौन सी, एक्टिव असिस्टेड ROM। अब इन चारों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला देखो, जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन होता है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है एग्जाम के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूजुअली, ज्यादातर केसेस में 10-15 नंबर में आता है आपका PROM का। उसमें आपको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, व्हाट इज PROM, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। सो PROM जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर कई बार ना PROM का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताना होता है। ये आपको डीना गार्डन में मिल जाएगा आसानी से, PROM का क्लासिफिकेशन। नहीं तो मैंने वीडियोस भी बना रखी है इन सारे एक्सरसाइजेस के लिए, एक्टिव के लिए, PROM के लिए, तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, राइट। फिर जो दूसरी एक्सरसाइज आती है वो आती है आपकी एक्टिव ROM या फिर फ्री एक्सरसाइजेस। तो जो फ्री एक्सरसाइजेस होती है ना, इन पे वैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, इन पे से ना शॉर्ट नोट ही बनता है। तो आप ऊपर से देख के चले जाना कि फ्री एक्सरसाइज में ज्यादा तो एज सच कुछ होता नहीं है, इनके इफेक्ट्स एंड यूजेस देख के चले जाना और इंडिकेशन देख के चले जाना और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख के जाना। यही सारी चीजें पढ़नी होती है आपको एक्टिव एक्सरसाइज के अंदर। लंबा मतलब 15-20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। फिर आता है आपका रेजिस्टेड एक्सरसाइज। सो किस्नर के अंदर जो रेजिस्टेड एक्सरसाइज का चैप्टर है ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। तो उसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है PRE का, यानी कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। सो वो टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग का, कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क रहता है और इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे आते हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कराते हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कैसे कराते हो, है ना। एक में रेपिटेशन ज्यादा होते हैं, एक में रेपिटेशन कम
होते हैं। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, दोनों के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी पे वो भी अलग आते हैं। तो किस्नर के अंदर बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ दे रखी है। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया ऑफ मसल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है। रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस में से आपको कुछ भी नहीं स्किप करना है, बहुत अच्छे से। जो पूरा चैप्टर है दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर लगता है जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, बट जब एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और आपको चीज़ें समझ आने लगेगी ना, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है। द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज दी स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से ना आपके 10 नंबर तक के क्वेश्चन या कई बार 15 नंबर तक का भी क्वेश्चन बन जाता है स्ट्रेचिंग में से। सो स्ट्रेचिंग में बेसिकली आपको ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग जो है ना उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए 4-5 नंबर में, कि बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, सस्टेन स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, या फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग पे ही वो पूरा क्वेश्चन दे देता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। मैंने इसके लिए भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्ट्रेचिंग अच्छे से आपको समझाई है। ये वीडियो 3 पार्ट से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना स्ट्रेचिंग और उसके आगे मेरा नाम लगा देना, तो आपको वो तीनों वीडियोज़ ही दिख जाएंगी स्ट्रेचिंग की। सो वो वीडियोज़ अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके जो सारे कंसेप्ट है ना स्ट्रेचिंग के, अगर आपको बुक से नहीं समझ आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन के अंदर जो हमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन, दैट इज मेटलैंड एंड केल्टनबर्ग। एक तो ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ के जाना है जिसमें ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन हमें बता रखे हैं। और दूसरा टॉपिक जो है मोबिलाइजेशन के अंदर वो हमें क्या पढ़ना है, दैट इज ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। ऑस्टियो और आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, तो आप वो जाके चेकआउट कर लेना। सो ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना, इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स की ना वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, तो आप जाके टॉपिक का नाम लिखना और उसके आगे मेरा नाम लिख देना, तो वो वीडियोस आ जाएंगी। बहुत अच्छे नोट्स भी मैंने उसमें प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, और आप अच्छे से वहाँ पे सारी चीजें समझ सकते हो, राइट। तो ये जो 2 टॉपिक्स है ना आपकी टाइप्स या ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन, और दूसरा हो गया आपका ऑर्थो एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इनमें से बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ 5-6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आसानी से आता ही आता है, तो इस चीज को मत निग्लेक्ट करना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो देखो पढ़ना आपको सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज छोड़ दी जो मैंने बता दी सिर्फ वही पढ़ के जाना है। जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना इनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। वैसे आपको सारा सिलेबस पढ़ना है भाई, ऐसा मत करना कि जो मैंने बता दिया वही पढ़ के जा रहे हो और फिर कुछ कहीं और आ गया तो सोचो मैंने तो बताया ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता, पढ़ना सब कुछ है, बट हाँ जब पढ़ने बैठो तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना, फोकस करना। बाकी टॉपिक्स भी पढ़ना बट पहले इनको खत्म करना। नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज द मैनुअल मसल टेस्टिंग, दैट इज MMT। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो MMT होता है ना उसका थ्योरी के अंदर आज सच क्वेश्चन आता नहीं है, आता भी है तो 5 या 4 नंबर का ही आता है, और इसमें बेसिकली वो आपसे सिर्फ ग्रेड्स पूछता है। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है ना वो तब होता है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो। तो प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर होता है ना वो आपसे डायरेक्ट कहता है इस मसल के MMT करके दिखाओ, इस मसल ग्रुप का MMT करके दिखाओ, इसका ग्रेड बताओ, वो ग्रेड बताओ, प्लस माइनस बताओ इसके अंदर। सो वो सारी चीजें आपको ये देखनी होती है MMT के अंदर। बट इसका थ्योरी पार्ट में सिर्फ आपको ग्रेड्स पता होने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उनका प्लस माइनस क्या होता है, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है MMT के अंदर। ज्यादा ही हो तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दिख लेना MMT के, बस। इससे ज्यादा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको MMT में कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द गोनियोमेट्री। सो गोनियोमेट्री भी अगेन एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक है। प्रैक्टिकल आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन में ज्यादा आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे गोनियोमेट्री के। थ्योरी में कंपैरेटिवली कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं बता देती हूँ। सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर। सो हमारे पास 3 टाइप्स के गोनियोमीटर होते हैं, वो आपको बताना होता है, ठीक है। उसके अलावा गोनियो में क्या पूछ लेगा आपसे, 1 लाइनर या 2 लाइनर में जो आते हैं कि आप इस जॉइंट की ये मूवमेंट की रेंज बता दो, या फिर राइट डाउन या जॉट डाउन द मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड राइट देयर रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, जो होती है। तो आपको ये आसानी से पता होगा तो आप लिखाओगे वहां पे, ठीक है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डिस्क्राइब LLD, दैट इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। एक ट्रू होती है और एक एपरेंट होती है, राइट। सो गोनियोमेट्री में से यही 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा इसमें से और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। सो ये चीज आप थ्योरी के लिए देख लेना कि MMT और गोनियो दोनों प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, थ्योरी ओरिएंटेड ये थोड़े कम रहते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो अगर आप किस्नर की बुक खोलोगे ना तो ये वाला टॉपिक सेपरेटली कहीं पर चैप्टर में नहीं दे रखा है, ये रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। सो भाई PNF तो बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक पूरा अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इसका जो भी है, इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसकी टेक्निक्स हैं, इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा
कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, डायगोनल पैटर्न्स है, सब पढ़ना है सब। पीएनएफ में से कुछ भी नहीं छोड़ना, पीएनएफ में से बड़े आराम से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पीएनएफ में से। सो एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर आपको पीएनएफ ना देखने को मिले एग्जाम के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए पीएनएफ को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और समझ के जाना। नेक्स्ट इज द स्टार्टिंग एंड डिराइव पोजीशन। सो स्टार्टिंग पोजीशन यार बहुत आसान होती है, हमें पता है कि हमारी 5 फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन होती है और उन्हीं से डिराइव होकर हमारी दूसरी पोजीशन बनती है। तो इसके तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने भी वीडियोस बना रखी हैं इसके लिए। और अगर आप डीना गार्डनर खोलोगे तो सबसे लास्ट में सारी डिराइव पोजीशन जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। खुद खड़े होकर शीशे के सामने कर करके देखना कि हाँ ये पोजीशन ऐसी होती है, इसका ये डिराइव्ड होता है, ये होता है, वो होता है, तो अच्छे से समझ जाओगे। और इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद एनालाइज करना, सोचना कि हाँ भाई स्टैंडिंग में हमारे हाथ पैर ऐसे होते हैं, लेटते हैं तब हमारा शरीर कैसा होता है, तो खुद भी बना बना के लिखा होगा। इतनी तो कॉमन सेंस तुम में भी है ही, है ना, तुम फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो ये तो एक बेसिक सेंस है। तो अगर तुम उसकी इमेज याद रखोगे ना उस पोजीशन की, तो तुम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे आओगे। तो इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ना इसको बहुत बड़ा डर बनाने की जरूरत है कि मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, तो इसलिए डरना मत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द क्रचेस। अब आई नो इस पॉइंट तुम सोच रहे होगे भाई ये तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रही है, मतलब क्या है, सब कुछ आएगा क्या एग्जाम के अंदर। तो देखो यार ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम नहीं स्किप कर सकते। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक्स है ना, इनके अंदर जो सब टॉपिक्स है जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होगा, तुम्हें वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। पढ़ना तुम्हें सब कुछ ही पड़ेगा भाई, तुम फिजियोथेरेपी कर रहे हो, कोई खेल थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, बट इसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम्हें बता रही हूँ। तो वो टॉपिक्स तो जरूर छू के, पढ़ के, देख के और अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा, तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। हाँ, तो हम थे क्रच वॉकिंग के ऊपर। तो क्रच वॉकिंग के भैया बहुत आसान है, नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग एंड फुल वेट बेयरिंग, तो तीनों तरीके से क्रच वॉकिंग होती है। इसका देखो वैसे तो ना मोबिलिटी एड्स है चैप्टर का नाम। सो मोबिलिटी एड्स बहुत तरीके के होते हैं, बट उनमें से जो एक होता है वो होता है क्रच वॉकिंग, और क्रच वॉकिंग ही ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। कि नॉन वेट बेयरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रचेस बता दो, ठीक है, उनकी मेजरमेंट ये ध्यान रखना, ये भी आती है। और ये जो टॉपिक है ना ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, यानी क्रच वॉकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज फ्रेंकल एक्सरसाइजेस। तो डीना गार्डनर में ही आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा एंड में, इन कोऑर्डिनेशन का, दैट इज अटैक्सिया का, वहां पे आपको फ्रेंकल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। देखो मैं तुम्हें बता भी रही हूँ कि तुम कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से तुम्हें बने बनाए नोट्स मिलेंगे, और जहाँ के नोट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे वो सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, ठीक है। तो जाके देख लेना, नहीं मिले तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ है वो वीडियो। सो फ्रेंकल एक्सरसाइजेस अगर तुम और कहीं से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ डीना गार्डनर में भी जितना लिखा है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, बहुत आसान लैंग्वेज में, ठीक है, तुम्हें एक बार में पढ़ते ही फ्रेंकल एक्सरसाइज समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वहां से जाके तुम एज इट इज चेप पाओगे अपने एग्जाम के अंदर, तुम्हारे बने बनाए नोट्स तैयार है फ्रेंकल के। तो फ्रेंकल तुम जरूर पढ़ के जाना, उसको छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट इज द रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन टेक्निक वैसे जो है ना वो 4-5 नंबर में उसका क्वेश्चन आता है, 15-20 नंबर में रिलैक्सेशन यूजुअली नहीं आती, आने को कुछ भी हो सकता है। तो मेरी बातों को बिल्कुल पत्थर की लकीर मत समझना, बट ज्यादातर 4 से 5 नंबर में ही जो रिलैक्सेशन है वो आता है। सो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती है ना, जैसे कि मिशेल की हो गई, जैकॉब्सन की हो गई, रेसिप्रोकल इनर्वेशन, उसका प्रिंसिपल क्या है हर टेक्निक का, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एकदम, जैसे कि जैकॉब्सन रिलैक्सेशन क्या होता है ये बताओ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर के अंदर, तो ये तुम ध्यान रखना। या फिर टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन, जनरल होता है, लोकल होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपना जो आंसर है वो वहां पे फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है वो है एक हाइड्रोथेरेपी और दूसरा है सस्पेंशन थेरेपी। सो इन दोनों में से ना एक बड़ा क्वेश्चन आसानी से आता है। हाइड्रोथेरेपी भी तो मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा है कि हाइड्रोथेरेपी में से 15-20 नंबर का क्वेश्चन आराम से आता ही आता है, और सस्पेंशन थेरेपी का भी 10 से 15-20 नंबर में क्वेश्चन आराम से आता ही आता है। तो ये 2 टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, दोनों ही मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान टॉपिक्स है ना। तो थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इनमें से बड़ा क्वेश्चन ही बनता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द थेराप्यूटिक मसाज। तो आपको पूरा थेराप्यूटिक मसाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ जो इंपॉर्टेंट मसाजेस है ना वो पढ़ सकते हो, जैसे कि फ्रिक्शन मसाज क्या होता है, पेट्रीसाज क्या होता है, एफ्लूराज क्या होता है। अगर आप सिर्फ एक बार नाम पढ़ के इसके आगे 2 लाइनें भी याद करके चले जाओगे ना कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो आप वहां पे जाके अपना आंसर फ्रेम कराओगे, क्योंकि इसमें ना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता यूजुअली, ठीक है। 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो आप वहां पे उसको आराम से फ्रेम कर सकते हो। सो इन टोटल देखो हमने क्या देखा कि जो 15-20 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका PROM में से आ सकते हैं, दूसरा आपके रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेज में से आ सकते हैं, तीसरा सस्पेंशन,
चौथा आपका हो गया हाइड्रोथेरेपी, पांचवा हो गया पीएनएफ एंड सिक्स्थ इज स्ट्रेचिंग। तो ये जो सारे टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से ना बड़ा क्वेश्चन आता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो मतलब आपको यूजुअली सारी ही चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड लिखनी होती हैं, अगर उसने बहुत स्पेसिफिकली टू द पॉइंट नहीं पूछा है तो, वरना आपको सब लिख के आना ही पड़ता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी यार थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। और इसके अलावा अगर आप कोई और डाउट है या फिर कोई और चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछना।